ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइसिंग। सो बाइसिंग का मतलब क्या है? हमने देखा कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट करता है तो उसका जो इनपुट जंक्शन होता है उसमें होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो आउटपुट जंक्शन होता है उसमें होती है रिवर्स बाइसिंग। सो ये प्रॉपर बाइसिंग हम देते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा हमारा कहाँ बना रहे, एक्टिव रीजन के अंदर बना रहे, जो कि मैंने लोड लाइन वाले कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया था। और क्यू पॉइंट के लिए जो ग्राफ बनता है वो किस किस के बीच में होता है? आईसी और वीसीई के बीच में होता है। इसके अलावा एक लोड लाइन भी बनती है, और यहाँ पर हमारे पास आईबी की अलग-अलग वैल्यूज़ के लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्यू पॉइंट। सो क्यू पॉइंट की जो लोकेशन है वो किस-किस पे डिपेंड कर रही है? आईसी पे, आईबी पे और वीसीई पे। अब किसी रीज़न से अगर इन तीनों वेरिएबल में से कोई चेंज हो जाता है तो सीधा-सीधा क्यू पॉइंट की पोज़ीशन डिस्प्लेस हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि शुरुआत में हमने जहाँ क्यू पॉइंट बना दिया वो वहीं रहे, या फिर वो एक्टिव रीजन में रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। सो क्यू पॉइंट जो होता है वो किस-किस से डिसाइड होता है? वीसीई से, आईसी से और आईबी से। लेकिन जो ट्रांजिस्टर के अपन ने पैरामीटर्स देखे थे, एच पैरामीटर्स, उनमें से ये जो एचएफई है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यानी कि टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो सीधा-सीधा एचएफई चेंज हो जाता है, और एचएफई चेंज होते ही ये वेरिएबल चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आईबी की वैल्यू आती है वो होती है एचसी अपॉन एचएफई। अब हमको पता है अगर यहाँ से एचएफई चेंज हुआ तो सीधा-सीधा क्या चेंज हो जाएगा? आईबी चेंज हो जाएगा और आईसी भी चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होते ही हमारा क्यू पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा। सो हमें प्रॉपर बाइसिंग इस तरह से करनी होती है कि जो क्यू पॉइंट है उसकी डिपेंडेंसी इन सब पे से खत्म हो जाए, या फिर इन सब की डिपेंडेंसी टेम्परेचर से खत्म हो जाए। सो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड बायस। सो फिक्स्ड बायस को नियत बायस भी कहते हैं, और इसको कैसे प्रॉपर देते हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। ये बायसिंग करने का तरीका होता है। बायसिंग का मतलब कुछ नहीं है, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पे रखना है, आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना है। सो यहाँ फिक्स्ड बायस कैसे दिया जाता है? एक कांस्टेंट सप्लाई, कांस्टेंट बैटरी है ये, ठीक है? प्लस का वीसीसी है, नाम है इसका प्लस का वीसीसी, बस डिनोट करने का तरीका है। लेकिन ये कांस्टेंट सप्लाई देगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये हम आउटपुट से दे रहे हैं। और इसी को बेस से कनेक्ट कर देते हैं और इसी को कलेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। बेस से इसको आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और कलेक्टर को इससे आरएल विच इज लोड रेजिस्टेंस, इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। इन कैपेसिटर्स का रोल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये अनवांटेड सिग्नल को रोकने के लिए होते हैं। ये हमारा बी टर्मिनल है, ये ई है और ये सी है। ये जो एम्पलीफायर हमने बनाया है ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बनाया है, इसलिए इमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ हमारा इनपुट सिग्नल होगा और यहाँ हमारा आउटपुट सिग्नल होगा, ठीक है? और ये केवल बाइसिंग के लिए दिया है। ध्यान रखना, इनपुट सिग्नल हमारा ये होगा जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, और आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। ये वीसीसी केवल और केवल किस लिए है? इस इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देने के लिए और इस आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस देने के लिए, जो कि आप जानते भी हो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सपोज ये एन है, ये पी है और ये एन है, तो बी और ई के बीच में आप ध्यान से देखें तो बी कौन सा टाइप का हो गया? पी टाइप का। तो उसको किससे जोड़ना है? अगर फॉरवर्ड बायस पे रखना है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये देखो बी, जो बी बेस है वो कहाँ जा रहा है? आगे जाके वीसीसी से जुड़ रहा है, और वीसीसी हमने क्या रख रखा है? पॉजिटिव पे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरह से ये सी जो कलेक्टर टर्मिनल है, आप देख पा रहे हो कि वो एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। अगर एन टाइप को भी हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो वो जंक्शन कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि आरएल से होके ये कलेक्टर टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? प्लस का वीसी से। तो केवल एक बैटरी लगाने से ही हमारे दोनों जंक्शन का बायसिंग अच्छे से हो गई, एक फॉरवर्ड में हो गया और एक रिवर्स में हो गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट लूप के अंदर बता देखते हैं। अब देखो इनपुट लूप में ये वाला नहीं ले रही हूँ, है ना? क्योंकि मुझे किरचॉफ लॉ लगाना है और मुझे देखना है कि वीसीसी हमें कैसे हेल्प करेगा आईबी, आईसी को कंट्रोल करने के लिए। सो यहाँ पर देखो, शुरुआत अपन को यहाँ से करनी है। ये हमारा टर्मिनल नंबर 1 होगा, और देखो मैं जो पाथ बना रही हूँ उस पाथ को 1 मिनट, हमारा पाथ क्या होगा? हम यहाँ से आएँगे, फिर हम यहाँ से आएँगे, फिर हम यहाँ से आएँगे, और फिर हमारा ये ग्राउंड टर्मिनल हो गया। तो ये हमारा सॉरी, ग्राउंड टर्मिनल पे हमको रुक जाना है। अब देखो ये तो आप सोच सकते हो कि किरचॉफ लॉ लगाने के लिए तो लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। ये हम यहाँ से शुरू करके और अगर यहीं पर रुक गए तो ये तो ओपन लूप हो गया। तो पहले हम इस ओपन लूप को एक क्लोज लूप में इमेजिन करेंगे। कैसे इमेजिन करेंगे? जहाँ से हमने शुरुआत की वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जहाँ हमने खत्म किया वो ग्राउंड है। ग्राउंड क्या होता है? लोअर टर्मिनल। तो इस वीसीसी को हम एक ऐसी बैटरी से रिप्लेस करते हैं जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये लोअर टर्मिनल को हम नेगेटिव मानेंगे। हमारे लिए यहाँ पर लोअर
लोअर कौन सा है, ग्राउंड है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, इमीटर से। सो हम देखो ये वीसीसी है, तो वीसीसी हमने यहाँ से ले ली। वीसीसी आगे जाके किससे जुड़ रहा है, सीधा आरबी से, तो वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ दो, अपन आरबी से जोड़ देते हैं। फिर आरबी आया यहाँ पे, और यहाँ से वो सीधा यहाँ पर चल गया, यानी बेस से अपन कहाँ आ गए, इमीटर। और आपको बेस और इमीटर के बीच का पोटेंशियल यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, वीबीई। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं और दो पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वीबीई। अब देखो ये पी है और ये एन टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वीबीई। और सीधा फिर अपन आ गए ग्राउंड पे, और ग्राउंड किससे जुड़ा हुआ हमारा, लोअर पोटेंशियल से। तो ये क्लोज लूप बन गया और ये हमारा वीसीसी हो गया। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, तो सपोज इस डायरेक्शन में चलना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो माइनस से प्लस इंक्रीज हो रहा है, तो वीसीसी को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। और करंट कितनी फ्लो हो रही है, देखो आरबी में से आईबी करंट फ्लो हो रही है, तो सर्किट में कौन सी करंट है, आईबी। तो आईबी जब आरबी में से गुजरेगी तो पोटेंशियल कितना जनरेट हो जाएगा, आईबी आरबी। और फिर देखो यहाँ से प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का वीबीई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमें यहाँ से आईबी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वीसीसी सप्लाई हम बाहर से देते हैं, और ये तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, बेस और इमीटर का। इसकी वैल्यू नॉर्मली बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वीसीसी। ध्यान रखना, वैसे 0 नहीं होती है, बट वीसीसी के सामने इसकी वैल्यू कम होगी, सो हमें आईबी की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब ये वीसीसी हमने सप्लाई दिया, हम इसे कांस्टेंट रख सकते हैं, आरबी भी हमने लगाया, हम इसे कांस्टेंट रख सकते हैं। सो आईबी कांस्टेंट होने की वजह से इस बाइसिंग का नाम क्या होता है, फिक्स्ड बायस होता है। तो हमने आईबी को तो करंट कंट्रोल कर लिया, आईबी तो चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्यू पॉइंट और किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आईबी पे डिपेंड कर रहा था, वीसीई पे डिपेंड कर रहा था, और आईसी पर डिपेंड कर रहा था। ये तो हमने कंट्रोल कर लिया। आउटपुट लूप के अंदर बिल्कुल वैसे ही तरीका आपको करना है जैसा मैंने अभी बताया। इस बार हमारा जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, एक मिनट देख लेते हैं। तो इस बार हमारा आउटपुट लूप है, तो देखो ना, वीसी से शुरू करेंगे ना, वीसी से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे, ओके, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे और सीधा ग्राउंड पे रुक जाएंगे। तो इस बार लूप बनाना है आपको। तो लूप बनाते वक्त होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। सो इस बार देखो हम शुरू करेंगे यहाँ से, ये हमारा पाथ होगा, फिर हम ऐसे आएँगे और फिर यहाँ रुक जाएँगे। तो इसको क्लोज़ लूप बनाने के लिए वीसीसी की बैटरी इमेजिन कर लेते हैं। ओके, वीसीसी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है? लोड रेजिस्टेंस से। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं आरएल से। ओके, फिर आरएल किससे गया? वीसीई से, है ना? सीधा वीसी, और इसका पॉजिटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा वीसीई, और वीसीई सीधा जा रहा है ग्राउंड से, और ग्राउंड टर्मिनल हम किससे कनेक्टेड मान रहे हैं? लोअर टर्मिनल से। तो ये हमारा वीसीसी है। उसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी जा रही है? आईसी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर अपन आईसी करंट मान लेते हैं और इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। सो क्या मिलेगा अपन को? इधर चलते हैं, तो वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरएल माइनस वीसीई, तो ये हमको आउटपुट लूप में मिलेगा। आप देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी अभी अपन ने देखा कि एच एफ ई की वैल्यू क्या होती है? आईसी अपॉन आईबी होती है। इसका डेरिवेशन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ये कैसे होता है जो। तो ये वैल्यू आने के बाद यहाँ से हमें आईसी की वैल्यू क्या मिल रही है? आईबी इंटू एच एफ ई। तो ये आईसी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर देने से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये, और इस इक्वेशन से अगर अपन वीसीई निकालें तो हमको ये मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा आईबी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आरएल कांस्टेंट है, वीसीसी भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो वीसीई की वैल्यू है इसके अंदर एच एफ ई आ रहा है, और मैंने कह दिया था कि टेम्परेचर चेंज होने से ये एच पैरामीटर चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होते ही अपना वीसीई चेंज हो जाएगा, यानी ये दोनों कांस्टेंट होने के बावजूद जब एच एफ ई चेंज होगा तो वीसीई बदलेगा, और वीसीई बदलते ही हमारा क्यू पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा। इसलिए इस तरह की जो बाइसिंग है वो अच्छी बाइसिंग नहीं मानी जाती है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। सेकंड टाइप की जो बाइसिंग होती है वो सेल्फ बायस या फिर इमीटर बायस होती है, जिसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो अपन यूज करते हैं। उसका ड्रॉबैक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने आईबी को तो कंट्रोल कर लिया बट ये वीसीई को कंट्रोल नहीं कर पाया।